नमस्कार जी। वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? तो कहाँ कहाँ धूप आई है और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? मेरे यहाँ तो अच्छी धूप खिली है आज, और जहाँ नहीं खिली है तो कहें तो आपको भिजवा देते हैं। विकास कश्यप जी, क्या हाल है शिमला के? ठीक हैं? धूप निकल रही है शिमला में कि बर्फबारी हो रही है? कैसा मौसम है वहाँ का? सबके यहाँ जहाँ जहाँ धूप आ गई जरा एक बार बता दें, जहाँ नहीं आई, ताकि भेजी जा सके वहाँ पे, और इसी बहाने जुड़ाव हो जाएगा। तो फिर हम आज का जो बुलेटिन है हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, उसको जो है विस्तार भी दे देंगे। तो बहुत से लोग जुड़ गए हमारे साथ। विनोद कटना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉली एम गुड मॉर्निंग जी, हाउ आर यू? रोशन चौधरी जी गुड मॉर्निंग। सोनम शर्मा जी गुड मॉर्निंग। किसके यहाँ बारिश हो रही है और किसके यहाँ धूप है? रंजीत जी नमस्ते। ताकि जहाँ बारिश हो रही है धूप है, बढ़िया, क्या बात है। शिमला में तो धूप है जी, देवेंद्र जी ने बता दी, कश्यप ने बता दिया। देवेंद्र सूद जी आप बताइए। राहुल धमान जी कांगड़ा में आ गई है? अच्छा, कांगड़ा में भी आ गई है। देवेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं गुड मॉर्निंग, धूप है। विकास कश्यप बता रहे हैं कांगड़ा में। राहुल बता रहे हैं कि आ गई। और निखिल महाजन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आपके यहाँ धूप है या अभी चला हुआ है मामला बारिश का ही? सुनीता शर्मा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? विपिन शर्मा जी नोएडा में नमस्कार। नोएडा का मौसम कैसा है? धूप इन सोलन, नितिन कुमार जी बता रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। नितिन जी बहुत बढ़िया, धूप का एंजॉय कीजिए जी। 2 दिन बाद 3 दिन बाद निकली है। सुंदरनगर में भेज दो धूप, बिल्कुल भेजते हैं। दीपिका दीप जी बिल्कुल भेजते हैं, सुंदरनगर में भी भेजते हैं। मंडी में धूप है, देखिए मंडी में धुंध है। कविता मल्होत्रा बता रही मंडी में धुंध है। तो चलिए, जब मंडी की धुंध छटेगी तो सुंदरनगर में भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि मंडी और सुंदरनगर में थोड़ा डैम साइड और रिवर साइड की वजह से धुंध रहती है सुबह सुबह, तो शायद उसका असर होगा। तो अगर तब तक हम जो भेज देंगे धूप, तब भी वो भी पहुंच जाएगी आपके पास। उपासना गुप्ता बता रही है हमीरपुर में तो आ गई धूप। बिल्कुल जी, मैं अभी हमीरपुर में हूँ उपासना गुप्ता जी, और यहाँ धूप है। मैं हमीरपुर के एक गाँव में बैठा हूँ इस वक्त, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो धूप है जी। और ठाकुर जी अभी शर्मा, अनु राणा बैजनाथ में धूप है, वेरी गुड अनु राणा। और एंजॉय कीजिए धूप को, जरा खट्टा वट्टा खाइए। क्या बोलते हैं उसको? दुडुंज बोलते हैं आपके यहाँ? क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो गलगल का जो है उसको मरबा बोलते हैं, आपके यहाँ दुडुंज बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह खट्टा। बिजली में धूप है अभी शर्मा, वेरी गुड। ठाकुर जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धूप है मनाली में, क्या बात है। कमलकांत जी मनाली से हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में धूप है जी। डॉलियम बिल्कुल आपसे, डॉलियम वेरी गुड वेरी गुड। आपसे पहले विकास कश्यप ने भी हमको जो बताया कि वहाँ पे धूप है। शौकत अली जी आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बस शुरू करते हैं जी हम लोग। आज की काफ़ी खबरें हमारे पास हैं। कोई किसान आंदोलन के लेकर है, बर्ड फ्लू को लेकर है, तमाम खबरों का आपको इंतजार रहता है, हमें आपका इंतजार रहता है। बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं। जो यहाँ धूप नहीं है वो थोड़ा लेट जुड़ेंगे, सुस्ती उनकी जरा निकलेगी। तो अभी रजाई में से हाथ निकलेगा, फिर मोबाइल पे जाएगा, तो उस समय को जो है हम लोग इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। तो आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। तो जैसे कि बहुत से लोग हमारे कह रहे हैं कि धूप निकली हुई है, तो वही खबर भी है कि आज से जो है मौसम की जो राहत है उससे वो मिलने वाली है आपको, उसकी आफत से जो है छुटकारा मिलने वाला है। हालांकि अधिकांश जो अपर रीचेज है वहाँ पे जम के बर्फबारी हुई है, और उसकी वजह से कई जगहों में जो अभी भी तापमान जो है वो बहुत नीचे है। और रोहतांग में 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर समझ सकते हैं, 1 मीटर के आसपास बर्फबारी हुई है। सिस्सू में 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। अटल टनल के आसपास जो है 70 सेंटीमीटर के आसपास बर्फबारी हुई है। कोकसुर में भी 70 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सिस्सू, कोकसर, अटल टनल, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं जी एक दूसरे से। सोलंग नाला में भी 40, तो ये भी उसी रूट पे है। 40 सेंटीमीटर की जो है कम नहीं होती, आधे मीटर से ज़्यादा है ये, लगभग आधे मीटर के बराबर है। केलंग में -2 टेम्परेचर रहा जी रात का। कल्पा का -1 रहा। मनाली का 0.2 रहा सब जीरो टेम्परेचर। कुफरी का 1.4 रहा। डलहौजी का 2 डिग्री रहा। धर्मशाला का 3 डिग्री और शिमला का 4.5 रहा। तो शिमला में शायद बादल होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा तापमान रात का वहाँ जो है वो जारी रहा जी। ये जो है पिछले कल का है, आज का जो रेट है वो आएगा अभी 12 बजे तक। तो धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। हालांकि अभी भी 2 NH जो हैं वो बंद हैं, और 205 सड़कें भी बंद हैं। कई जगह सैलानी फंसे हुए हैं। कल किन्नौर में कुछ सैलानियों को जो है लाया गया। उधर अब एक नई फरमान जारी करी है। हालांकि अटल टनल के आसपास अभी काफ़ी बर्फ है, वहाँ अभी आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब भी रोहतांग जो BRO है वो टनल के आसपास के दोनों छोरों से जो है बर्फ हटा देगा, तो उसके बाद आप 10 से 11 और 12 से 3 बजे के बीच ही अटल टनल जा पाएंगे। जिसको भी जाना है वो 10 से 11 और 12 से 3 के बीच ही जा पाएगा, और 4x4 व्हीकल से लौटेंगे। इसकी वजह ये है कि जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सोलंग नाला में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। तो सोलंग नाला उसी रास्ते में आता है। सोलंग नाला धुंधी होकर जाएंगे आप,
फिर आप साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल पे जाएंगे तो नॉर्थ पोर्टल में सिस्सू आता है, तो सिस्सू में जो है आप देखिए 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। तुरंत नॉर्थ पोर्टल से निकलते पागल नाला और सिस्सू आ गया जी, तो वहाँ पे है। तो ये जो है इस वजह से जो है अभी 24 जनवरी तक जो है इस तरह के आदेश जारी किए गए कि सिर्फ 10 से 11 के भीतर और 12 से 3 बजे के बीच ही जो है लोगों को अटल टनल से क्रॉस कराया जाएगा, खासतौर से टूरिस्टों को। और अगर कोई परे जाना चाहता है तो उसको अपनी बुकिंग बतानी पड़ेगी पहले, अदरवाइज 4 बजे से पहले जो है आपको नॉर्थ पोर्टल जो है उसका वो छोड़ना होगा और आपको जो है वापस जो है मनाली लौटना होगा। लेकिन अगर आप आगे जा रहे हैं केलोंग उदयपुर तो वहाँ की आपकी जो बुकिंग है वो आपको बतानी होगी, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और 4x4 वाहन और उसमें भी चेन लगी होनी चाहिए। महिलाएं जैसे पाजेब पहनती हैं ना जी, पायल पहनती हैं, तो आजकल बर्फबारी में भी जो है गाड़ियां भी पायल पहनती हैं। लोहे की मोटी चेन जो टायर पे लगाई गई थी उससे ग्रिप बन जाता है उसका, इसलिए उसको लगाई जाती है। और ये ऐसे क्रॉस में लगाई जाती है कि अगर पिछले टायर में इस तरफ लगी है तो अगले टायर में उस तरफ लगाएंगे, तो ये क्रॉस में लगती है। कई में 4 भी लगा देते हैं, जिनके डिपेंड करता है कि आपका चेनिंग कितनी है। तो ये बिना चेनिंग के और बिना 4x4 के जो है अलाउड नहीं होंगे उधर को। ये देख लीजिएगा आप, अगर आप अटल टनल घूमने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, हमारे जो हिमाचल से बाहर सैलानी है, तो ख्याल रखें कि इस तरह की बाइंडिंग्स आपको झेलनी पड़ सकती है। 10 से 11 के बीच में ही आपको जाने दिया जाएगा सुबह, और 12 से 3 बजे के बीच में। तो जाहिर है कि जाम भी लगेगा, क्योंकि इस तरह की कोई टोकन तो मिलेगा नहीं कि इसको 10 से 11 के बीच में जाना है। जिसका दिल करेगा वो जाएगा, तो जाम भी लगेगा, तो आप जाम में भी फंसेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। अदरवाइज जो है अटल टनल का मजा जो है, अटल टनल के भीतर तो बर्फ नहीं है, दोनों ओर है, तो बर्फ का मजा आप तो मनाली में भी ले सकते हैं। अटल टनल में घूमना है तो थोड़ा लेट आइए, जब तक हालात सुधर जाएंगे, और फिर आइएगा फरवरी मार्च में आइएगा। पूरी गर्मियों में आप अटल टनल में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये मौसम की खबर थी जी। और अब बर्ड फ्लू का जो है जिक्र कर लेते हैं। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 और पंछी जो है, 211 पंछी जो हैं ओवरनाइट और मर गए हैं पौंग डैम के आसपास। जबकि कल जो है कोल डैम में भी कुछ कौवे मरे हुए पाए गए थे, उनका भी सैंपल जांचा जाना है, उसकी रिपोर्ट आनी है। और पौंग झील के आसपास ही जो है फतेहपुर नूरपुर वाली जो बीट्स हैं उसमें भी कुछ कौवे मरे हुए पाए गए थे। तो ये जो है अभी बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो टला नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है। बर्ड इन द सेंस ये रहा है कि अब हरियाणा में भी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो पंचकूला में मुर्गियों के मरने का मामला था वो संवेदनशील हो सकता है, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन हरियाणा में जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि होगी है, और H5N1 ही है उसमें। कई जगह पे H5N8 H5N9 भी है, लेकिन हिमाचल में, हरियाणा में जो है और मध्य प्रदेश में H5N1 वाला जो स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का वो है। लगातार जो है इसकी अलग अलग जगह से जो है सैंपलिंग के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बर्ड फ्लू में जो बढ़ोतरी हो रही है। तो पूरे रात भर का जो काउंटिंग था सुबह का, उसमें जो है 200 से अधिक पंछी और मारे गए, 213 टू बी एग्जैक्ट, मैंने आपको नंबर बताया। 213 पंछी और मारे गए हैं। तो अब तक 3000 से ज़्यादा पंछी जो हैं वो मारे जा चुके हैं बर्ड फ्लू के कारण हिमाचल प्रदेश में। और हरियाणा 5वां राज्य बन गया। इससे पहले जो हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, अब हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसकी वजह से जो है अब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि किसी भी प्रदेश के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगी। यानी आज से जो है आधिकारिक रूप से जो है बाहर से कोई भी मुर्गा, अंडा और मछली इत्यादि का जो ना तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ को हो पाएगी, ना यहाँ से जो है पंजाब, हरियाणा या बाकी जिलों को हो पाएगी, और ना बाकी राज्यों को हो पाएगी, और ना ही बाकी राज्यों से हमारे यहाँ पाएगी। एहतियात के तौर पर है, आप भी अपना ख्याल रखें। और अगर आपको आसपास कोई वाटर बॉडीज़ है, जैसे सुंदरनगर वाले बता रहे थे वहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ हमीरपुर में भी, नदौन में वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे ये प्रवासी पंछी ठहरते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा संवेदनशील मामला हो सकता है। अभी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने से अगर आप परहेज करें, जो एडवाइजरी है, तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि आज से वॉल्वो बस से शुरू होगी है। शिमला से ठीक 9 बजे जो है दिल्ली के लिए वॉल्वो बस निकल गई है, चंडीगढ़ के लिए जाने वाली है थोड़ी देर में। आज से 7 वॉल्वो बसें जो HRTC की हैं वो ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। रात को जो है भीड़ से दिल्ली और धर्मशाला से दिल्ली और मनाली दिल्ली भी जो है इनको भी ऑपरेट कर दिया जाएगा। ये नाइट सर्विस है। तो 9 जो है रूट फिलहाल ऑपरेट किए जा रहे हैं आज से, और कुछ रूट्स पे धीरे धीरे आगे बढ़ाए जाएंगे। वॉल्वो बसेज लंबे समय से, मार्च से बंद थी HRTC की, और वॉल्वो संचालन के मामले में HRTC को पूरे देश में अव्वल माना जाता है। तो ये 100% ऑक्यूपेंसी पे चलेंगी। SOPs वही है कि आपको मास्क जरूरी है, इसमें सैनिटाइजर आपको जरूरी है, और अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है, और कंडक्टर जो है या वॉल्वो का जो दूसरा कर्मचारी है, अगर आपके तापमान में बढ़ोतरी पाता है थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो आपको यात्रा नहीं करने दे, और आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी ऐसी स्थिति में। तो वॉल्वो बसेज आज से खुल रही हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे अभी। कल मुख्यमंत्री की उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है कई विद्यार्थियों से भी जो है
बातचीत हुई। स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये चाहते थे कि परीक्षाओं से पहले जो है एक बार स्कूल खुल जाएं, ताकि जो एक रिफ्रेशर्स कैप्सूल हैं उनको स्कूल में मिल जाएं। और ये उनकी अच्छी बात थी। ये निश्चित तौर से उनका ये अपना कंसर्न जो था ये बहुत वैलिड कंसर्न है। लेकिन अभी तक जो है 12 तारीख तक तो ऑलरेडी छुट्टियां हैं और कॉलेज स्कूल में जो है, तो ये लगता है कि फरवरी के जो है फर्स्ट वीक के बाद ही कोई इस तरह का मौका होगा, क्योंकि जो है अप्रैल में जाके जो है लोकल जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड के लिए जो है मार्च और अप्रैल, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस के जो एग्जामिनेशन है वो मई में होने हैं, तो मार्च और अप्रैल या फिर आधा फरवरी, तो ये 2.5 महीने जो है रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर स्कूल में मिल सकेंगे। और बाकी क्लासेस के लिए जो है उनके लिए भी जो है 1.5 महीना मिल जाएगा। तो ये फरवरी में जो है कोई फैसला इस तरह का हो सकता है। अभी सरकार का पूरा ध्यान जो है कोविड कंट्रोल में और वैक्सीनेशन पे लगा हुआ है। वैक्सीनेशन का एक और ड्राई रन जो है कल देश में हो रहा है, और इसमें पूरी चीज़ें सिवाय वैक्सीन लगाने के बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे जो है जिस दिन वैक्सीन शुरू होगी, यानी 13 जनवरी को शुरू होती है, 14 को शुरू होती है, तो मकर संक्रांति भी अगर शुरू होती है वैक्सीन इस देश में लगाने, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही की जाएंगी सिवाय इसके कि वैक्सीन का प्रयोग नहीं होगा। बाकी जगह डमी टीका लगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। किस तरह से जो है पेशेंट को लाना है या जिसको वैक्सीन लगनी है उसको लाना है, उस तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, वो कहाँ वेट करेगा, किस लाउंज में करेगा, ये तमाम टीदिंग प्रॉब्लम जो है इनको जो है एक बार फिर से जांचा जाएगा। एक ड्राई रन पहले 2 जनवरी को हो चुका है, उससे पहले जो है ट्रायल रन जो है एक 4 राज्यों में हुआ था, जिनमें गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश और असम था। और उसके बाद 2 जनवरी को जो है ट्रायल रन हुआ था पूरे देश में 3-3 स्थानों पर, हर जिले में, हर राज्य में कहा गया था। और अभी जो है एक बार फिर से ये ड्राई रन हो रहा है और राज्यों को कहा गया है कि जहां पहले हुए जिन स्थानों पे उनको छोड़ के किसी और स्थान पे किया जाए, और कोशिश की जाए कि सुदूर के अगर स्थान है तो वहां पे जो है ये ड्राई रन किया जाए। तो आज पूरे देश में एक बार फिर से ड्राई रन हो रहा है जी, और इसको लेकर जो है फिर से तैयारी है जी। आज नहीं, कल हो रहा है जी, कल हो रहा है, माफ कीजिएगा 8 जनवरी को हो रहा है। कल दूसरा ड्राई रन है जी, 8 जनवरी को। तो ये कल एक बार फिर से ड्राई रन होगा और उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किसको वैक्सीन लगनी है किसको नहीं। एक महत्वपूर्ण जो सूचना ये है कि आप लोगों तक ये सूचना पहुंच गई होगी कि कोविन ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तभी आपको जो है उस पर रजिस्ट्रेशन मिलेगी। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविन ऐप को लॉन्च नहीं किया है जी। ध्यान दीजिएगा, जो कोविन ऐप है जिसपे वैक्सीन के लिए आपको रजिस्टर कराना है, कोविन ऐप, वो अभी जो है लॉन्च नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है, हेल्थ मंत्रालय जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रवक्ता ने भी स्पेशली ये कहा है कि बहुत से इस तरह के मिलते जुलते नाम के ऐप आ गए हैं जो लोगों को ठग रहे हैं और उस पर लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक जो कोविन ऐप है जिस पे रजिस्टर करके आपको कोविड वैक्सीन लगनी है वो लॉन्च नहीं हुआ है। ये थोड़े दिनों में जब भी लॉन्च होगा इसकी बाकायदा जो है प्रॉपरली जो है इसको पब्लिसाइज किया जाएगा वाइडली, और तब जो है आप उसका अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन के मामले में किसी भी ऐप पे भरोसा न करें। हालांकि ये गूगल प्ले पे भी हैं, ये प्ले पे भी ऐप हैं जो, लेकिन जितने भी हैं वो फर्जी हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया। अभी सरकार ने अपना कोविन ऐप जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। सरकार जब अपना ऐप लॉन्च करेगी तो आपको बताया जाएगा कि वो किस नाम से है, उसकी स्पेलिंग्स क्या है और कहाँ वो मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा गूगल पे ही, और बाकी या कोई और कोई ऐड दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तमाम जगहों पे जो है पब्लिसाइज की जाएंगी। तो अभी आप कोविन ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि जो भी अभी आपको कह रहा है कि कोविन ऐप पे आप रजिस्टर कीजिए वो फ्रॉड है, वो आपको ठगने के मूड में है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। जी हाँ, ड्राई रन जरूर हो रहा है, कल दूसरा ड्राई रन हो रहा है, लेकिन अभी ऐप लॉन्च नहीं हो रहा है। इसी बीच आज पंजाब में स्कूल खुल गए हैं। 5वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है आज बिल्कुल 100% कैपेसिटी और SOPs के साथ, बाकी SOPs के साथ खुल गए हैं, जिसमें आपके लिए सैनिटाइजेशन, मास्किंग ये जरूरी है। लेकिन स्कूल आज से पंजाब में खुल गए हैं और पंजाब ऐसा पहला राज्य बना है जिसने इस तरह का जो है वो बड़ा फैसला लिया है। हालांकि पंजाब में हिमाचल से ज़्यादा केसेस अभी हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है कल तक का अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 1281 केसेस थे, और पंजाब में निश्चित तौर से ज़्यादा हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो मौतों का आंकड़ा जो है कोविड से वो 1.5 लाख पार कर गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब सिर्फ हमारे पास दिन में जो है 24 से 25 हज़ार लोग ही नए आ रहे हैं और बहुत कम केसेस इसके रह गए हैं। रात को हमने ये भी बताया था कि ब्रिटेन से आए जिन 2 लोगों के सैंपल
ऊना और कांगड़ा में लिए गए थे जो पॉजिटिव पाए गए थे और जीनोम सैंपलिंग के लिए उनको भेजा गया था, वो जीनोम सैंपलिंग में दोनों जो है नेगेटिव निकले हैं। इसलिए ब्रिटेन स्ट्रेन की कोई खतरा फिलहाल नहीं है। खतरा अगर है हिमाचल प्रदेश में तो अभी बर्ड फ्लू का खतरा है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बात पंचायतों की कर लेते हैं जी। आज से जो है आपके घर द्वार पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं तथा जो नए वाले हैं वो आज के घर द्वार पहुँचने शुरू हो जाएंगे जी। अभी आपके प्रधान, पंच, जिला परिषद, ये बीडीसी के मेंबर ये सब पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच में जो है 104 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं राज्य में, और मैदान जो नामांकन वापसी है उसके बाद 30,003 पदों के लिए 89,851 89,851 लोग जो हैं अब मैदान में रह गए हैं। प्रधान पद के लिए जो है 3,424 स्थानों पर चुनाव होने हैं और 16,557 जो है कैंडिडेट मैदान में है। उप प्रधान पद के लिए जो है 3,560 जगहों पर चुनाव हो रहा है और 19,120 लोग जो हैं वो इसके लिए फाइट कर रहे हैं। वार्ड मेंबर के लिए जो है 21,128 जगहों पर चुनाव हो रहा है और 46,207 लोग जो हैं वो मैदान में है। जिला परिषद के लिए 239 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बाकी जो कुछ ये वो हैं जो निर्विरोध रूप से जो चुनी गई हैं उसको घटा गए हैं। तो जिला परिषद के लिए 239 जगहों पर चुनाव हो रहा है, 10 जगहों पर मेरे ख्याल निर्विरोध आ गए हैं। तो 1188 लोग इसके लिए जो है वो फ्रेम में है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत समिति के लिए 1692 सीटों पर 1,692 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 6,779 लोग जो है अब तक मैदान में हैं। इसी बीच हमीरपुर जिला से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि यहाँ की जो चकमो पंचायत थी उसके तमाम लोगों ने अपने जो लड़ना चाहते थे चुनाव, उन लोगों ने जो है एक रणनीति के तहत जो है अपने सारे नामांकन वापस ले लिए। यानी अब वहाँ चाहकर भी जो है वो चुनाव नहीं करवा पाएगा प्रशासन। ऐसा वहाँ 8 लोग प्रधान लड़ना चाहते थे। चकमो ये बाबा बालकनाथ दीक्षित की जो पंचायत है वो है जी। 8 लोग प्रधान पद के लिए उन्होंने नामांकन भरा था, 10 लोगों ने उप प्रधान के लिए नामांकन भरा था, 16 ने पंच के लिए भरा था। कुल मिला के 44 नामांकन हुए थे और कल 44 के 44 एक साथ सामूहिक रूप से विड्रॉ कर लिए गए। और ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इलाके के लोग अपने यहाँ एक अच्छा अस्पताल जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो लगभग 40 वर्षों से जो है उनको दरकार है कि अच्छा अस्पताल मिलेगा। 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने वहाँ पे एक नींव पत्र रखा था 100 बेड के हॉस्पिटल का, 100 बेड के हॉस्पिटल का। लेकिन आप देख लीजिए 40 साल हो गए, 40 साल में 100 बेड तो छोड़िए 40 बेड का हॉस्पिटल भी वहाँ नहीं बन पाया। ज़मीन पे कुछ नहीं है। लोगों ने ज़मीनें जब दान दी है, किसी ने 15 कनाल ज़मीन दान दी है, किसी ने 2 कनाल ज़मीन दान दी है, किसी ने 1 कनाल ज़मीन दान दी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बन पाया। और ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जो है ये एक नया जो अपना तरीका है विरोध का वो जताया है कि सबने नामांकन भरे गाजे बाजे के साथ और सबने गाजे बाजे के साथ एक साथ विड्रॉ कर लिए, ताकि सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर कुछ जाए कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल है वहाँ पे बाबा बालकनाथ का, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अभी जब पेंडेमिक फैला हुआ था तो सबसे बड़ा जो आइसोलेशन सेंटर जिसको कहते हैं क्वारंटीन सेंटर था वो भी बाबा बालकनाथ के वहाँ बना था, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 10 बेड का हॉस्पिटल है शायद, वो भी उसमें बेड हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो 100 बेड के हॉस्पिटल की एश्योरिटी जो है 1980 में जो है शिलान्यास हो गया था, वो 40 साल के बाद भी जो है वो ज़मीन पे नहीं है। और सिर्फ वो पता नहीं पत्थर भी है कि नहीं है, जहाँ जाके देखना पड़ेगा, पास ही है, किस दिन जाऊँगा देखेंगे उसको। तो ये जो मामला है कल हमने दिखाया भी था प्रमुखता से जब इनके नॉमिनेशन विड्रॉ हुए थे, और आज हम इसको इसलिए उठा रहे हैं ताकि सरकार की जो है ध्यान में ये बातें आ जाएं जी। तो अभी स्पोर्ट्स का रुख करें जी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो है तीसरा टेस्ट मैच जारी है सिडनी में, और अभी बारिश की वजह से वो रुका हुआ है। 21 पर 1 7 ओवर का खेल ही हुआ है, 7.1 ओवर का खेल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता था और 21 पे 1 विकेट उनकी गिर गई 21 रन पे। लेकिन इस मैच की जो है और बड़ी खासियत ये है कि ये पहला ऐसा मैच होगा जहां आधिकारिक रूप से पुरुषों के किसी मैच में कोई महिला रेफरी के तौर पर शामिल होगी। जी हाँ, क्लेयर पोलोस्को जो है क्लेयर पोलोस्को को इस मैच में जो है आधिकारिक रूप से जो है मैच रेफरी की भूमिका में रखा गया है। वो 4th एम्पायर होंगी और वो पहली महिला बनेंगी क्लेयर पोलोसाक जो इस तरह का खिताब हासिल करेंगी कि पुरुषों के मैच में कोई महिला रेफरी होगी। तो ये अच्छी शुरुआत है। शुरुआत अच्छी जहां से भी हो जाए जी होनी चाहिए। शुभ कर्मों तो कभू ना डरो, पवित्र गुरबाणी में लिखा हुआ है कि शुभ कर्म तो कभी न डरो। तो जो जब अच्छा हो जाए वही बढ़िया है। तो आपके जीवन में भी अच्छा ही हो और
नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आया है और लोहड़ी आपके लिए और भी मुबारकबाद हो। आप बिल्कुल कोरोना फ्री हो जाएं, बर्ड फ्लू भी तब तक जो है शांत हो जाए और बिल्कुल सक्रिय रूप से जो है हमारा जीवन है वो चले। ये हमारी आपसे आपके लिए प्रार्थना है ईश्वर से जी। आप अपना नियमों का पालन तब तक करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और आईटीआई को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण वाले जो संस्थान है हर्ष शर्मा, ये उसमें आईटीआई को आना चाहिए या आईटीआई का कोई संघ है तो उसको देखना चाहिए। आईटीआई जो है प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति जो है दे चुका है केंद्र, लेकिन अभी जैसे कोचिंग क्लासेस की अगर बात आई तो मुझे लगता है कि ये उसमें आने चाहिए, आईटीआई उसमें आनी चाहिए। स्कूल जो है बच्चों वाला जो अलग मामला है, आईटीआई अलग मामला है, प्रशिक्षण का मामला है। आईटीआई में तो बच्चे जो हैं एक लेवल के बाद ही पहुंचता है कोई प्रशिक्षण के लिए, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा जागरूकता रहती है, तो अभी इसको देखना होगा। लेकिन आईटीआई को स्पेसिफिक जो है कोई ऑर्डर नहीं आया इस तरह का, लेकिन कोचिंग क्लासेज जो है इसी हफ्ते शायद खुल जाएंगी। उसके लिए जो है एसओपीज बन रही हैं और एक दो दिन में जो एसओपी जारी हो जाएंगी, तो उसके बाद आप कोचिंग क्लासेस को 50% कैपेसिटी के साथ खोल सकेंगे। ये अलग बात है कि 50% कैपेसिटी जो है 100% कैपेसिटी में ही होंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये नहीं कहेगा कि उसके यहाँ 50 बच्चे आते हैं तो मैं 25 को पढ़ाऊंगा। अगर 50 आते तो कहेगा जी मेरे यहाँ 100 आ रहे हैं मैं 25 को पढ़ाऊंगा, ये तो होगा ही। लेकिन चलिए अब सारी चीज़ें खुलनी चाहिए धीरे धीरे। आप बस ख्याल रखिएगा बच्चों में संक्रमण ना फैले। बच्चों को भी जो है आप बाकायदा घर से जो है बाकायदा ब्रीफ करके भेजें। और प्रशिक्षण संस्थान जो भी चला रहे हैं कोचिंग सेंटर्स, उनसे भी मेरी आग्रह ये रहेगा कि हम चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है, आपका जो कारोबार है वो बंद ना हो। बड़े अरसे बाद खुल रहा है तो इसका आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर एक भी केस आया तो फिर से बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप बिना मास्क के किसी बच्चे को अलाउ ना करें। अपने कोचिंग सेंटर में जो है आप सैनिटेशन का प्रॉपर प्रबंध करें, हर हफ्ते उसको सैनिटाइज करें। रोज तो नहीं कर पाएंगे आप, मुझे ये भी पता है, बावजूद इसके कि रोज की आदेश है, लेकिन आप नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, मुझे मालूम है। रोज तो मुख्यमंत्री का आवास भी जो है सैनिटाइज नहीं होता, ये हकीकत है। कागजों में कुछ होता है इस देश में और वास्तव में कुछ होता है, लेकिन आप उसको प्रॉपरली जो है संडे के दिन तो सैनिटाइज कर सकते हैं। और सैनिटाइजर जो है वहाँ लगा के रखिए, जो ऑटो सैनिटाइजर होते हैं कि हाथ नीचे किया तो उस पर जो है स्प्रे आ जाता है उसका, तो इस तरह के लगाइए। और चलिए इसी के साथ जीना है अब हमको कई साल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।